नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लोकतंत्र में असली शक्ति यानी कि पावर किसके पास होती है? इसका जवाब ना एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छुपा है और वो है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। अल्ट्रा 10th में आपका स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम लोकतंत्र की पूरी मशीनरी के अंदर झांकने वाले हैं। देखिए, आज के इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी क्यों है। फिर हम इसके अलग अलग रूपों को जानेंगे, भारत की जो अपनी व्यवस्था है यानी संघवाद उसे समझेंगे और फिर आखिर में विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर किसी भी लोकतंत्र में सत्ता को यानी पावर को आपस में बांटना इतना जरूरी क्यों होता है? जरा सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश, यहाँ अलग अलग भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में इन सब अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच किसी भी तरह के टकराव को कैसे रोका जा सकता है? इसका जवाब सत्ता की साझेदारी में ही छिपा हुआ है। देखिए, सत्ता में साझेदारी सिर्फ कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जरूरत है। जब अलग अलग समूहों को ये महसूस होता है कि शासन में उनकी भी आवाज सुनी जा रही है, उनकी भी बात रखी जा रही है, तो टकराव की संभावना अपने आप ही कम हो जाती है। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता आती है। और जानते हैं, इसीलिए इसे लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। ये वो भरोसा है जो पूरे देश को एक साथ मजबूती से जोड़े रखता है। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि सत्ता को बांटना जरूरी है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे बांटा कैसे जाता है। इसके ना 2 मुख्य डिजाइन हैं। इसे हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला है क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल, एक ही लेवल पर। इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं: कानून बनाने वाली विधायिका, उन्हें लागू करने वाली कार्यपालिका और न्याय करने वाली न्यायपालिका। ये तीनों एक ही स्तर पर रहकर एक दूसरे पर नजर रखते हैं और शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं। और दूसरा तरीका है ऊर्ध्वाधर, मतलब वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे। इसमें शक्ति केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को और फिर उनसे स्थानीय सरकारों तक बढ़ती है, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। सत्ता के इसी ऊर्ध्वाधर बंटवारे को, इसी वर्टिकल डिवीजन को हम संघवाद कहते हैं और यही भारत की शासन व्यवस्था का आधार भी है। तो चलिए अब जरा भारत के इस संघीय ढांचे को और करीब से समझते हैं। तो ये संघवाद या फेडरलिज्म आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ही देश के अंदर दोहरी सरकार की व्यवस्था है। मतलब एक केंद्र सरकार है जो पूरे देश के लिए जरूरी मुद्दों को देखती है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं जो अपने अपने राज्य के स्थानीय मामलों को संभालती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों के बीच शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा होता है। और ये कितना शानदार उदाहरण है जो दिखाता है कि संघवाद ने भारत को असल में कैसे आकार दिया है। जरा 1947 के नक्शे को देखिए और फिर आज के नक्शे पर एक नजर डालिए। भाषा और संस्कृति के आधार पर कितने सारे नए राज्यों का गठन हुआ, जैसे कि झारखंड और उत्तराखंड। ये सब हमारी संघीय व्यवस्था का ही तो नतीजा है। ये दिखाता है कि हमारी व्यवस्था समय के साथ कितनी लचीली रही है। ये तय कैसे होता है कि कौन क्या काम करेगा? इसके लिए हमारे संविधान ने 3 सूचियां, मतलब 3 लिस्ट्स बनाई हैं। संघ सूची में वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग। राज्य सूची में वो विषय हैं जो स्थानीय जरूरतों से जुड़े हैं, जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी। और एक तीसरी समवर्ती सूची भी है जिसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सत्ता का बंटवारा सिर्फ केंद्र और राज्यों तक ही सीमित नहीं है। लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का सीधा सा मतलब है सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव और मोहल्लों तक पहुंचाना। जब कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को दी जाती हैं, तो स्थानीय समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर पर वहीं के वहीं और बेहतर तरीके से हो पाता है। अगर हमें विकेंद्रीकरण को असल में काम करते हुए देखना है, तो हमें भारत की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को देखना होगा, मतलब जमीनी स्तर पर काम करता हुआ लोकतंत्र। खास तौर पर ग्रामीण भारत में ये व्यवस्था 3 सीढ़ियों की तरह है। सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है हर गांव की अपनी ग्राम पंचायत। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और एक जिले की सभी पंचायत समितियां मिलकर बनाती हैं सबसे ऊपरी सीढ़ी यानी जिला परिषद। पता है,
ग्राम पंचायतें वो सरकार हैं जो हमारे सबसे करीब होती हैं। हमारे गांव की सड़क कैसी बनेगी, पीने के पानी का इंतजाम कहाँ से होगा, इन जैसे रोजमर्रा के फैसलों की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ये सीधे तौर पर लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला लोकतंत्र है। और जिस तरह गांवों में पंचायती राज काम करता है, ठीक उसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की होती है, जो शहरों के विकास और वहां के नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता में साझेदारी सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है। नई दिल्ली से लेकर एक छोटे से गांव की पंचायत तक शक्ति का यही बंटवारा भारतीय लोकतंत्र का असली इंजन है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सत्ता का ये बंटवारा हमेशा सही संतुलन में रहता है या इसे और भी बेहतर बनाने की गुंजाइश है। जाते जाते वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें।